हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। सेफ एंड साउंड? मॉनसून के मजे ले रहे हो? छत पे जाके बारिश में भीगना चाहिए। हमारे बॉडी के सारे पोर्स जो है वो खुल जाते हैं उससे। उससे हमारे पोर्स जो है वो खुल जाते हैं। और जो भी हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी अगर स्किन के ऊपर कोई छोटा बड़ा भी बहुत डिजीज कुछ भी हुआ है तो वो ठीक हो जाता है अगर आप बारिश में फ्रेश वाटर में नहाते हो तो। क्योंकि वो पानी जो है उस वो एक तो ऑक्सीजन रिच होता है और उसके अंदर कोई भी मिनरल्स वगैरह उसमें नहीं होते। वो प्योर डिस्टिल्ड वाटर होता है। वो प्योर डिस्टिल्ड वाटर होता है और वो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को एकदम क्लीन कर देता है ना। सो दैट इज गुड, राइट। चलो, कौन कौन आ चुका है? ओके। प्रणव, गौरव, ओमकार, शिंदे। आज भी मजा आना चाहिए। बेटा, ये कोई खेल नहीं है। एक बात समझ लो, यहां पे कोई खेल नहीं चल रहा है। सो यू शुड माइंड योर लैंग्वेज। आज भी मजा आना चाहिए। अगर मजा करना है तो यहां से चले जाओ, कोई काम नहीं है ना। कोई यहां पे हम स्टेज शो नहीं कर रहे हैं। डू रिमेंबर दिस। ओके। सो माइंड योर लैंग्वेज। बराबर से सही से आपको पता चलना चाहिए कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, है ना। राइट। आज मजा आना चाहिए, बजा आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है वो पढ़ाई होती है। राइट। तो कभी भी इस तरह की लैंग्वेज की कोई भी जो है यूज नहीं करेगा। तुम नए हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या चीज कैसे चलती है। आपके जितने भी सीनियर्स हैं यानी आपके साथ जो जुड़ चुके हैं आपसे पहले, उसको पूछिए किस तरह का यहाँ पे कोचिंग दिया जाता है। ये कोई आलतू फालतू कोचिंग नहीं है। राइट। और यहाँ पे जो भी फैकल्टीज हैं वो एक भी जो है वो बिलो स्टैंडर्ड नहीं है। सो डू रिमेंबर दिस। कभी भी किसी भी तरह का आपका जो है वो मिसबिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ना वर्ड्स में ना बिहेवियर में। डू रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखना बेटा ये, है ना। वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। एक एक शब्द पे लोग जो है वो जंग छिड़ जाती है। राइट। सो कभी भी किसी भी टीचर को, किसी भी आपसे बड़े जो भी उम्र में है या फिर होद्दे में है, उसके साथ कभी भी आपका लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर क्रॉस नहीं करना चाहिए। चलो, कल हमने जो डीपीपी भेजी थी आपको, उस डीपीपी के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। डीपीपी 2 जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद डीपीपी 1 पे जाता हूं मैं। डीपीपी 2 में दो तीन चीजें हमने आपको इस तरह की बताई थी या फिर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें कई लोग जो है वो फंस चुके थे। सबसे पहला तो ये था कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको पूछे गए थे और इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए थे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। तो वहां कई लोग जो है फंस गए थे। कई लोगों का मैसेज आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आंसर हमारा 12 आ रहा है मगर आंसर दिया हुआ है वो 24 है। तो एक्चुअली आपको तो वहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए थे, पाई नहीं। इसलिए मैंने भी आपको बोला था कि हैंडल विथ केयर, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक आईयूपीए से नोमेनक्लेचर दिया था, उसमें भी लोग फंस गए थे। वो भी मुझे पूछ रहे थे कि सर इसमें हमें कुछ गलत लग रहा है, कुछ गलती है। मगर सारे जो है वो क्वेश्चंस हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वेरी नाइस। चलो, आप लोगों ने ओके। हाँ चलो ठीक है। ओके गौरव, वेरी नाइस। ओके ओमकार, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, बट आगे से ध्यान रखना। सिद्धि, डीपीपी वाज फैंटास्टिक। यस बच्चे, ऐसा थोड़ा ट्विस्ट आपको करके दिया था जिससे मजा आ जाए।
पहले वाला भी, फर्स्ट वाला भी अच्छा था, मगर इसमें थोड़ा ऐसा किया जाए। यस सर, मल्टीपल बाई 2 होगा। यस, अगर नंबर ऑफ सिग्मा या पाई बॉन्ड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, बिकॉज ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। ये पहले कैसे हो चुका है हमारा। फाइन, चलो फटाफट ये बता देता हूं मैं, 10 क्वेश्चन है, बाद में डीपीपी 1 पे जाते हैं। Number of sigma bond present in phenol, right? So first of all you should know the structure of phenol. You have the structure of phenol like this, ये O and H, and you have to also remember that all the carbon of benzene ring have one hydrogen atom with the single bond, right? That is also sigma bond. Got it? Now, so as we have already calculate the number of sigma bond in benzene, there were 12 bonds in benzene. 12 sigma bonds were in benzene. 12 sigma bonds, right? And 3 pi bonds were there. Now, in this case, in phenol, there is only one bond is excess. ये OH वाला जो बॉन्ड है ना, वही एक एक्सेस हुआ है। अदरवाइज तो देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 तो एज इट इज है, और ये वाले जो है 1 2 3 4 5 6, यानी 12 सिग्मा बॉन्ड जो है वो वही है, राइट। ये जो H है वो वाला बॉन्ड एक एक्सेस हो गया, तो इसमें +1 सिग्मा बॉन्ड, यानी टोटल 13 सिग्मा बॉन्ड जो है आपके पास फिनॉल में रहेंगे। फिनॉल के पास 13 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ओके, फिनॉल किसको बोलते हैं, फिनोलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। अगर कहीं लिखा है फिनोलिक तो उसका मतलब क्या करना है, बेंजीन का डब्बा जो है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, OH डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। OH अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। याद है ना, हमने वो यूपीएससी में लिस्ट लिखवाई थी, उसमें फिनॉल वाले हमने आपको एग्जाम्पल बताए थे, ऑर्थोजाइलिन, पेराजाइलिन, मेटाजाइलिन, ऑल दे आर फिनॉल्स, बिकॉज OH डायरेक्टली बेंजीन के साथ है और CH3 था ऑर्थो पे, मेटा पे और पेरा पे, सो दैट इज क्रेसॉल। ठीक है, वो एग्जांपल मैंने आपको बताया था। नाउ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड, अब इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब 2 पाई बॉन्ड तो वो हो गए, और एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड वो हो गए, सो टोटल 4 पाई बॉन्ड्स आर देयर। सो सेकंड का आंसर है 3। खैर हमने आपको ऑप्शंस दे ही दिए थे, आंसर दे ही दिए थे आपको, राइट। ओके, चलिए, इन बेंजीन द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर, बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, मगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स 24 हो जाएंगे, दैट इज ट्रू, सो डी इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन 3 हेक्स आइन 1 इन, 3 हेक्स आइन 1 इन। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है 4th वाला, तो यहां पे हमें बता दिया गया है कि 6 यहां पे हमारे पास कार्बन है, और 3 हेक्स आइन यानी 1 इन है, एक के बाद इन है, और 3 के बाद जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, नाउ द रिमेनिंग, अब इसको फाइंड क्या करना है बेटा, पाई बॉन्ड ही तो फाइंड करना है। चलो, तो सिग्मा का तो कोई काम नहीं है, मगर फिर भी मैं जितना भी वैलेंसी बचा हुआ है उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देता हूं, जिससे आपको सिग्मा बॉन्ड भी इसमें काउंट करना हो तो कर सको। अब इसमें 1 पाई ये हो गया और 2 पाई यहां पे, मतलब ये 3 पाई है, राइट, ये 3 पाई बॉन्ड्स हैं, और यहां पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड अगर चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 3 पाई बॉन्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, अगर सिग्मा पूछा होता तो। हाँ, इसमें एक बेटा, इसमें 5th क्वेश्चन में करेक्शन है, इसमें लिखा हुआ है एसिटिलीन, एक्चुअली एसिटिलीन गलत है, वहां पे इथिलीन होना चाहिए, ETHYLENE, ETHYLENE। ये जो ऑपरेटर है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर ने ये एसिटिलीन लिख दिया यहाँ पे, उसका उसमें सब्जेक्ट उसका वो क्या बोलते हैं, उसका वर्ड करेक्शन आया होगा। एसिटिलीन जनरली होता है, इथिलीन है एक्चुअली, इथिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जबकि एसिटिलीन तो क्या होता है, एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये करेक्शन है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा था, स्ट्रक्चर गिवन था, स्ट्रक्चर गिवन था तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर ये करेक्शन कर लो, इथिलीन नाम है इसका,
एसिटिलीन नाम है CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, ठीक है। सो 5 सिग्मा 1 पाई। सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज ओनली 1 पाई बॉन्ड। ये अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था ये, क्योंकि देखो इसमें पहले वाले में तो 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब एसिटिलीन है पहले वाला, उसमें 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। दूसरे वाले में एक ही पाई दिख रहा है। अगर जल्दबाजी में करोगे ना, जल्दबाजी में करोगे तो आपको एक ही पाई दिखेगा, मगर दूसरा पाई जो है वो CHO में C डबल बॉन्ड O होता है ना, वो वाला दूसरा पाई होता है। मतलब इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO जो है वो इस तरह से होगा, यहां पे एक पाई बॉन्ड है, यहां पे दूसरा पाई बॉन्ड है ना। सो देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। हाँ, तीसरे वाले में एक ही पाई बॉन्ड है, दैट्स ऑल। फोर्थ वाले में वापस एक पाई बॉन्ड यानी एक डबल बॉन्ड है और एक C डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो अल्टीमेटली वो भी 2 पाई बॉन्ड वाला हो गया। सो आपका आंसर हो जाएगा C। अब एक बात बताऊं आपको, ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन फाइंड करने हो ना, सिलेक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग है 1 पाई बॉन्ड, ऐसा कुछ भी, तो आप क्या करो, सारे ऑप्शन फटाफट एक बार चेक कर लो। सारे ऑप्शन ऐसे ही रफली डायरेक्टली चेक कर लो। फर्स्ट वाला ऑप्शन में तो पता चल गया कि 2 पाई है। सेकंड में मुझे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ। थर्ड वाले में मुझे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ। फोर्थ वाले में मुझे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। मतलब 3 जगह ऐसी हैं, एटलीस्ट 2 या 3 जगह ऐसी होंगी जहां पे आपको फंसाने के लिए एक और डबल बॉन्ड एडिशनल दिया होगा। मतलब तीनों में डबल बॉन्ड तो है। तो अब आपका दिमाग एकदम से चमकना चाहिए, आपके दिमाग में, आपके दिमाग में ये चमकना चाहिए कि ये तीनों आंसर तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपको तो सिंगल करेक्ट वाला आंसर देना है। हाँ, अगर हम IIT एडवांस की बात करें तो वहां पे मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, मगर जेई मेंस या फिर आपका MHCET या फिर नीट, इसमें तो एक ही सिंगल करेक्ट आंसर होता है। मतलब 3 आंसर तो नहीं हो सकते, तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो अब देखो, अब थोड़ा और डेप्थ में जाके देखो कि सेकंड ऑप्शन में CHO ग्रुप है। हाँ, CHO में एक डबल बॉन्ड होता है, मतलब वहां पे एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 2 पाई हो गए। सेम वे फोर्थ ऑप्शन में भी क्या हो रहा है बेटा, फोर्थ ऑप्शन में भी एक क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। सो ये सिक्स वाले का हो गया। सेवंथ वाला, सिक्स का आंसर C है, कोलकाता, कलकत्ता, राइट। नंबर 7, इन कंपाउंड प्रोपाइन CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3 कंसिस्ट ऑफ, अब सिग्मा पाई आपको बताना है, तो पाई बॉन्ड तो 2 दिख रहे हैं मुझे, तो 2 पाई वाला ऑप्शन ढूंढ लो। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन तो ऑल सिग्मा बॉन्ड हो तो इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखो, 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई, नहीं 1 पाई वाला तो ऐसे ही गलत है। 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई, हाँ ये 2 पाई वाला है। और 6 सिग्मा 2 पाई, ठीक है, मगर इसमें आपको एक सिग्मा बॉन्ड नहीं यार, वैसे भी मुझे यहाँ तो 2 सिग्मा 3 सिग्मा तो वैसे ही दिख रहे हैं, तो मतलब ये C ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 1 सिग्मा बॉन्ड वाला तो कहानी खत्म है। तो अब बचता है आपका कौन सा, सिर्फ D, राइट। तो 6 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, अब बराबर से चेक कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, यस, 6 सिग्मा 2 पाई। तो ऐसे करके आप क्या करते जाओ, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ। सो कभी भी सही आंसर ढूंढने की कोशिश मत करो, हमेशा कोशिश क्या करो MCQ में, कौन से 3 नहीं है वो ढूंढो, है ना। कौन से 3 नहीं है वो ढूंढो, उससे 2 फायदे हैं। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको एक एडिशनल फायदा मिलता है। एग्जाम में तो एक फायदा है ही है कि एग्जाम में चारों ऑप्शन आपको काफी काफी सिमिलर दिखाई देंगे। तो जब आप एलिमिनेट करते जाओगे ना कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आप करेक्ट आंसर पे आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वरना तो आप ऐसा अगर चेक करोगे ना कौन सा सही है तो सारे सही लगेंगे, कौन सा सही नहीं है ऐसा ढूंढो। एक बात तो ये हो गई। अब घर पे क्या फायदा होता है, घर पे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपको आंसर सही मिलता है, 3 एलिमेंट कर दोगे, और दूसरा फायदा ये हो जाता है कि 3 ऑप्शंस क्यों नहीं है वो जब आप देखोगे ना तो 3 नए क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। इन एक क्वेश्चन करोगे तो वो तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ 3 और नए क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, जिसके बेस पे नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना, बाकी के 3 ऑप्शंस के बेस पे। तो आप एक क्वेश्चन करोगे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा फायदा है। 100 क्वेश्चन करोगे 400 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी उन 3 ऑप्शंस में से कभी आगे जाके फ्यूचर में कभी क्वेश्चन पूछा गया तो आपके दिमाग में होगा, हाँ देखो ये वाले क्वेश्चन में मैंने ये एलिमिनेट कर दिया था, यहां तो वही उसका आंसर है। तो ऐसा हो सकता है ना। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको एक के साथ 3 क्वेश्चंस फ्री मिल जाते हैं, है ना। ऐसा स्कीम चल रहा है इसमें। नाउ हाउ मेनी सिग्मा एंड बाई बॉन्ड्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल टेट्रासाइनोएसिथिलीन, टेट्रासाइनोइथिलीन, 4 साइनो है और इथिलीन है। अब देखो अगर मैंने स्ट्रक्चर नहीं दिया होता
सिर्फ लिखा हुआ है टेट्रासाइनोइथिलीन, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता। ये टफेस्ट क्वेश्चन हो जाता। टेट्रासाइनोइथिलीन के तो पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। इथिलीन का मतलब तो ये रहा, इथिलीन का मतलब होता है CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें 4 जगह पे क्या है, इसमें 4 जगह पे हो जाएगा, यहां पे जो चारों हाइड्रोजन है ना उसकी जगह पे आ जाएगा साइनाइड। मतलब ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहां पे CN, यहां पे CN, यहां पे CN, यहां पे CN, टेट्रासाइनो एसिटिलीन, सॉरी इथिलीन। अब देखा मैंने, ये कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन को जोड़ा है। यह भले मुझे इसको उल्टा लिखना पड़ा, मगर ये सही है ना, क्योंकि साइनाइड में क्या होता है बच्चे, मैंने सिखाया था आप लोगों को, साइनाइड में कार्बन कार्बन कार्बन, लास्ट में नाइट्रोजन आता है। जबकि आइसोसाइनाइड में क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन, बीच में नाइट्रोजन, लास्ट में कार्बन वापस। कैटेनेशन टूट जाता है, कार्बन का पूरा चेन जो है वो बीच में नाइट्रोजन की वजह से ब्रेक हो जाता है। आई बात समझ में? तो अगर सिर्फ नाम दिया होता तो आप लोग ज्यादा फंस जाते। अच्छा, अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया होता, सुनना बराबर से, ऐसा स्ट्रक्चर दिया होता तो भी और फंस जाते, क्योंकि यहां पे सी ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड अगर भूल गए तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 सिग्मा, 5 सिग्मा, 1 पाई, 5 सिग्मा बॉन्ड बना लोगे और एक आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये गलती हो जाती है ना। तो सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि शायद नोमेनक्लेचर दे दिया और आपने साइनाइड भी लिख दिया, आपने स्ट्रक्चर भी बना लिया, मगर ये भूल जाओगे कि यहां पे साइनाइड और कार्बन के बीच में तीन 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 बॉन्ड होते हैं, जिसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड होता है, सॉरी 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है ना, वो भी भूल जाओगे। सो अब अल्टीमेटली, अब सारी चीजें पॉजिटिव गई, सारी चीजें बराबर चली, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे 9 पाई बॉन्ड्स हैं, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा 9 पाई। ये भी IIT एडवांस में पूछा जा चुका है। IIT एडवांस में कैसे पूछा था, सिर्फ टेट्रासाइनो इथिलीन ऐसा नाम दे दिया था, ठीक है। मेंस में पूछा गया कैसे, ये स्ट्रक्चर बना के, विदाउट ट्रिपल बॉन्ड बना के मेंस में पूछा जा चुका है। मेंस में भी पूछा जा चुका है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाए थे और मेंस में पूछा गया। अब तक नीट में, यानी MHCT वगैरह में ये क्वेश्चन नहीं आया है, MHCT में आ सकता है। पता है ना, मैंने एक बार ये भी बताया था और ये बार बार बताते रहूंगा मैं आपको, कि जो क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया होता है IIT एडवांस में, वो आपको मेंस में पूछा जाता है। मेंस में आता है वो जनरली, मेंस या फिर एंडेबिलिटी में आ जाता है, और मेंस और एंडेबिलिटी में जो आता है वो बाद में जाके आपके MHCT में पूछा जाता है। और MHCT में तो खैर बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाला नहीं होता, क्योंकि उसमें जितने क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर ऐसे टिक करके आ जाना होता है, बिकॉज वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसे ही आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 ऐसा करके आप करके कोई भी आंसर लेके आ सकते हो, कुछ भी लिख के आ जाओ, क्योंकि नेगेटिव तो जाने वाला ही नहीं है, जितना करेक्ट है उसका ही आएगा। और उसके लिए बताऊं एक चीज, MHCT के लिए एक ट्रिक बताऊं आपको, आपको जितने क्वेश्चंस का आंसर आता है उतना तो टिक कर लो पहले। 50 क्वेश्चन मान लो केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, तो 50 क्वेश्चंस जो है उसका क्या करो, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वैसे एग्जाम की बात कर रहा हूं, हाँ जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप क्या करो, 50 क्वेश्चन जो है वो आप जितने आते हो उसने टिक कर लो। अब जितने नहीं आते उसको अलग कर लो, पहले तो उसको अलग कर लो, वो नहीं टिक करना है, जितने आ रहे हो उन सारे को टिक कर लो। अब मान लो 50 में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, सिर्फ 20 क्वेश्चन का आंसर आता है ना, इतनी हालत खराब है हमारी, फिर भी 20 क्वेश्चन का सिर्फ मुझे आंसर आता है। अब क्या करो पता है, अब आप उन 20 क्वेश्चन में, उन 20 क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा आया है, A B C या D, वो देख लो। मोस्टली मोस्टली बी और सी में से ही आंसर होता है, मोस्ट प्रोबेबली बी और सी में से आंसर होता है। तब आप क्या करो, 20 क्वेश्चन के तो आपको आंसर आते थे, वो तो कर दिए। अब बिंदास, कुछ सोचे बिना, बाकी 30 क्वेश्चन में सी वाला टिक करके आ जाओ या बी वाला टिक करके आ जाओ। बी और सी में से कोई एक आंसर होगा, मोस्ट प्रोबेबली सी आंसर होता है, सी आंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो सी वाले आंसर सारे टिक करके आ जाओ।
तीसों के तीसों क्वेश्चन में सी आंसर टिक करना है, एक बार भी लालच नहीं करनी है कि मैं बी कर दूं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से हर 4 क्वेश्चन में एक बार तो बी आएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी एक बार तो 4 क्वेश्चन में एक बार तो आंसर आपका बी या एक बार तो आंसर आपका सी आएगा। तो आपने बाकी के 30 क्वेश्चन अगर 30 क्वेश्चन आपने अगर सी टिक मार करके आ गए हो हर एक 4 क्वेश्चन में, यानी कितना हो जाएगा? 5 6 6 7 7 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे ना। 7 4 28, यानी 7 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आपके शायद सही हो जाएंगे। 7 भी ना हो 5 भी हो जाए तो क्या है, कुछ नहीं आ रहा था ना, हमने तो फ्री में मिला ना। वो तो 5 क्वेश्चन के आपको आंसर वैसे मिल गए, यानी 20 आपको आते थे और 5 आपको ऐसे ही मिल गए, आपका 25 हो गया। 25 मार्क तो वैसे ही आपके हो गए, वो भी किसमें से कुछ नहीं आता था। तो एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, मगर फिर भी ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड ने या फिर कई सारे स्टेट बोर्ड जितने भी हैं उनका जितने सीईटी होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग जनरली वो नहीं करते, तो उसमें ऐसे तुक्के मार सकते हो। उसमें तो क्या है पता है, उसमें किसी का कुछ आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते, घोड़े गधे सारे सेम हो जाते हैं। क्यों? किसी प्यून को भेजो ना, ऑफिस बॉय होता है ना, ऑफिस बॉय को भेजो जा एग्जाम दे के आ, और वो क्या करेगा, 50 क्वेश्चन में आंसर बी 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 टिक मार करके आ गया। जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, फिर भी उसके कुछ ना कुछ तो मार्क्स आएंगे, 10 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो 25-30 मार्क भी आ जाएंगे एक ही सब्जेक्ट में, है ना। तो कभी नेगेटिव विदाउट नेगेटिव मार्किंग का पेपर होना ही नहीं चाहिए, मगर फिर भी चलता है, कर लेते हैं सब। सही है ना? हाँ, ये एसएसटी खतरनाक है ना, सही है। स्कॉलरशिप में हाँ कर सकते हो, करो। जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे ये सारे कर सकते हो। थैंक यू बच्चे, छाया सनावने, थैंक यू मेरे बच्चे। ओके सर, क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेंस में? नहीं 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 कल्पेश, जनरली नहीं होते। कंसेप्ट रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चंस रिपीट होने का चांस बहुत कम है ना। थैंक यू बच्चों, वेरी नाइस। चलो हाँ, ये एसएसटी तो बोल सकते हैं इसको। ओके वेरी गुड। तो इस तरह से आप कर सकते हो। खैर, आपको थोड़ा और आगे जाके जो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी कैसे गैम्बलिंग किया जाता है वो भी सिखाएंगे, मगर थोड़े बहुत इससे आप क्या हो जाओ, एक्वेंटेड हो जाओ, ऐसे एमसीक्यू वगैरह से एग्जाम से थोड़ा एक्वेंटेड हो जाओ, बाद में थोड़ा ऐसे सिखाएंगे, वरना अभी से आप वो अप्लाई करने लगोगे तो वो काम का नहीं है ना। आप 12th में आ जाओ, 12th में आओगे ना तब थोड़ा ऐसे सिखाएंगे, राइट। हाँ, इस संडे को एक केमिस्ट्री का एग्जाम है आपका यूपीएससी, और ये आइसोमेरिज्म वाला। बराबर से जितना भी मैंने आपको लिखवाया है, जितने भी आपके नोट्स हैं, वो नोट्स बराबर से रीड करके जाना, क्वेश्चंस में बराबर से पढ़ना, पूरा क्वेश्चन बराबर रीड करना, क्या पूछ रहे हैं बराबर से ध्यान रखना। आज मैंने जैसे डीपीपी ये दी थी कल की, वैसे उसमें भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। अच्छा पेपर बनाया है, थोड़ा प्यार से शांति से दिमाग लगा के पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको, वैसे ही आपको आंसर नहीं मिल जाएगा, नहीं मार्क्स ऐसे ही नहीं ले पाओगे, है ना बेटा। यस सर, बहुत मार्क्स चले जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में। यस बच्चा, ऐसा होता है समृद्धि बच्चे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके दिमाग में ऐसा होता है कि चलो एक काम करते हैं, ये वाला इतना इतना ट्रिक कर दिया मैंने तो ये हो गया, शायद ये आंसर हो सकता है। 50-50 भी अगर है ना आपके दिमाग में, तो भी आप वो आंसर टिक मार करके आते हो। और जिसमें 50-50 था, जिसमें आपने माना था या ऐसा एज्यूम किया था कि यही आंसर होगा, वही नहीं होता, है ना। तो जब तक नेगेटिव मार्किंग वाला कोई भी अगर पेपर है आपका, तो उसमें कभी भी रिस्क मत लो। आप अगर 100% श्योर है, 100% बोल रहा हूं, 100% कि इसका आंसर यही आता है, तभी उसको टिक करो, वरना उसको छोड़ दो। छोड़ना ज्यादा बेहतर है, पता है क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन छोड़ा है ना, वो आपके मार्क कट नहीं करता। वरना जो क्वेश्चन आपने गलत टिक करके आए हो ना, वो गलत टिक किया हुआ क्वेश्चन जो है, वो आपके जितने मार्क्स आए थे उसमें से भी मार्क्स लेके जाएगा, वो उसको भी काटता जाएगा। वो तो बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा। यानी कभी ऐसा मत करो कि ऐसे ही फ्लुक में कोई भी आंसर दे दे, ऐसा नहीं करना है ना बेटा। सो ये चीज भी एक दिमाग में रखना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था।
टेट्रासाइनो एथिलीन वाला, ये अलग अलग मैंने आपको कैटेगरीज बताई, उसमें अलग अलग एग्जाम में इस तरह से पूछा जा चुका है। नाउ हु इज द सेंट्रल एटम इन द गिवन कंपाउंड? ये तो आप देख सकते हो, आपने जो बताया था आपको लिस्ट, उसके अकॉर्डिंगली चेक करो कौन सबसे कम है। यहां तो हाइड्रोजन कार्बन दोनों है, मगर हाइड्रोजन तो कभी होता ही नहीं है, हाइड्रोजन फ्लोरीन तो कभी होता ही नहीं है, मतलब कार्बन इज द आंसर, खत्म। और ऑक्सीजन से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो भूल जाओ, चलो कार्बन इज द करेक्ट आंसर। हु इज द सेंट्रल एटम इन द गिवन कंपाउंड? K2Cr2O7। अच्छा, K2Cr2O7, इसमें 2 पोटेशियम है और 2 आपके क्रोमियम है, ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकता, तो क्रोमियम और पोटेशियम में कौन हो सकता है? तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्रोमियम जो है वो मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको तो पता ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो क्या करोगे? साइज, उसका भी पता नहीं है। हाँ, मल्टीपल वैलेंसी, यस, क्रोमियम का मल्टीपल वैलेंसी हो सकता है, पोटेशियम का तो एक ही वैलेंसी होता है +1, पोटेशियम का तो, सॉरी, क्रोमियम का तो मल्टीपल वैलेंसी हो सकता है, सो क्रोमियम शुड बी द सेंट्रल एटम, Cr। ठीक है, ये था हमारा DPP2। अब बात करते हैं DPP1 के लिए। चलो, DPP2 में तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? सर पहले नेगेटिव मार्क में बहुत मार्क्स जाते थे, पर अभी थोड़ा कम हो गया। हाँ, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ऐसा फेज आएगा आपके मार्क्स में, ऐसा फेज आता है, पहले एकदम पीक पे मार्क्स होते हैं, थोड़ा कम होगा, थोड़ा वापस जाएगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, ऐसा होता है, ऐसे हो जाता है। तो और बाद में जाके जब एग्जाम, फाइनल एग्जाम में जाओगे, तब एकदम से पीक आ जाना चाहिए, बस हमें उस टाइम पे पीक चाहिए। तो आपका ग्राफ भले ही ऐसा जिगजैग वाला बन रहा हो, मगर एग्जाम आते आते सीख जाओ कि कौन सा अटेंड करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए बस, तो आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। अगर आपके 0 इनकरेक्ट है ना, मैं एक सिंपल सा इसके लिए मैथ्स बता देता हूं। जितने भी जेई वाले बच्चे हैं जिनके 25 क्वेश्चंस होते हैं, आपका 25 में तो 5 क्वेश्चन में तो नेगेटिव है ही नहीं, जो चिंता है वो किसकी है? आपके 20 क्वेश्चंस में। और 20 क्वेश्चंस में से आपके 3 गलत हो जाएं, जब तक 3 गलत हो जाते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 गलत हो जाए और कोई एक सही हो जाएगा ना, तो इन तीनों का वो कंपनसेट कर देगा। तो 3 गलत मैक्सिमम अलाउड है, चलो ज्यादा से ज्यादा 4, क्योंकि 4 गलत मतलब आपका 1 मार्क गया, 1/4 जा रहा है, 1 मार्क आपका जाएगा। और अगर आपने एक भी मतलब 4 मार्क का अगर है तो वो 1 मार्क जाएगा, मतलब आपके 4 मार्क गए। और एक भी अगर करेक्ट कर दिया ना, तो 4 मार्क आपको मिल गया, मतलब वो कंपनसेट हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 3 तक, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक आप क्या कर सकते हो? गैम्बलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 तक कर सकते हो। 4th क्वेश्चन में मत करना, वरना वो आपका 1 क्वेश्चन का मार्क उड़ा के लेके जाएगा, राइट? कब? जब हम 20 आउट ऑफ जब 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करना चाहते हैं, तब की बात है। अदरवाइज नहीं आता है, छोड़ना है तो छोड़ दो, वो ज्यादा बेटर है, गलत टिक मत करो। और जो एनडब्ल्यूटी वाले बच्चे हैं जिनका 45 क्वेश्चंस होता है केमिस्ट्री में, उसमें मैं अलाउड करता हूं आपको 5 से 7 क्वेश्चन तक आप इनकरेक्ट कर सकते हो, 5 to 7 क्वेश्चन, 8वां नहीं। 8 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपके 2 क्वेश्चन का मार्क खा जाएगा वो, तो 7 तक हो सकता है, बस 7 तक कर लो। और सामने 1 या 2 सही हो जाएंगे ना, तो आपके वो सातों के सातों जो है उसका कवर हो जाएगा। तो 7 to 8, मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 8 आप इनकरेक्ट कर सकते हो नीट में, एनडब्ल्यूटी में, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। और आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 या 4, मैं तो 3 बोलता हूं, उसमें 7 ही बोलता हूं, वो आपका टारगेट है, 3 और नीट वाले 7, बस इससे ही आपका हो सकता है कि आप जितना जो कर रहे हो उसमें गलती होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, राइट? एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, देखो, सिर्फ मेहनत करने से नंबर नहीं आते। आपने पूरा बुक रट्टा मार लिया, आपने वर्ड टू वर्ड याद रख लिया, आपने उसका एप्लीकेशन भी सीख लिया, सारी चीजें आपने कर ली, तो उससे नंबर नहीं आते। नंबर आते हैं स्मार्टनेस से। जितने आप स्मार्ट हो ना, उतना ही आपका अच्छा नंबर आएगा। नेगेटिव कम करते हो, आपने एलिमिनेशन वाला मेथड यूज किया है, स्क्रूटनाइज करते हो, ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिससे आप आपके नंबर अच्छे ला सकते हो, है ना? स्मार्टनेस। अदरवाइज आपके जितने ही दिमाग वाला कोई और बच्चा है, तो वो
स्मार्टनेस यूज करके शायद आपसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, या फिर आपसे भी वीक हो, अगर आपसे भी वीक बच्चा जो है वो अच्छा नंबर ला सकता है आपसे, क्यों? स्मार्टनेस यूज किया था उसने उस टाइम पे, राइट? इसलिए सो बी स्मार्ट, लेबोरियस मत हो, हमें गधा पच्ची नहीं करनी है, माथा पच्ची भी नहीं करनी, हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है, राइट? और वही सिखाया जा रहा है आपको, सब लोग वही आपको बता रहे हैं कि कैसे स्मार्ट वर्क किया जाता है, ठीक है? चलिए बच्चा, अब हम करते हैं डीपीपी 1 का सॉल्यूशन। डीपीपीएस 1, डीपीपीएस 1 में क्या था? इसमें थियोरेटिकल यानी डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, ज्यादा कोई कैलकुलेशन वाला या फिर न्यूमेरिकल बेस कुछ नहीं था। द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब आयोनिक बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन नहीं, ये तो दोनों होता है, गेन करे तो वो नेगेटिव बनता है, लूज करे तो वो पॉजिटिव बनता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द एटम और द एलिमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। यस, फोर्थ वाला आंसर ज्यादा करेक्ट है, फोर्थ वाला आंसर ज्यादा करेक्ट है। और एक चीज बताऊं, कई जगहों पे, कई सारे क्वेश्चंस में जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है ना, जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला, वो 80-85% केसेस में करेक्ट होता है। 80 to 85% केसेस में सबसे लंबा ऑप्शन करेक्ट होता है। और एक बात, आप जब आइसोमेरिज्म बनाते हो ना, आइसोमेरिज्म में भी इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, ये कितने आइसोमर शो करता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें भी सबसे बड़ा नंबर जो होता है, ऑप्शन में एक दिया है 1 2 3 4, तो सबसे बड़ा नंबर होता है वो ज्यादातर आंसर सही होता है। 80 to 85% केस में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं 100%, ये सिर्फ ये गैम्बलिंग सिखा रहा हूं मैं आपको थोड़ा बहुत। हाँ, तो सबसे लंबा ऑप्शन ज्यादातर करेक्ट होता है, और दूसरा सबसे ज्यादा जो नंबर होता है आइसोमेरिज्म में, वो भी शायद करेक्ट आंसर हो सकता है। मगर ये मैं सिखा रहा हूं आपको, तो हर बार ये अप्लाई मत करना, है ना? ऐसा नहीं है कि हर बार आंसर ये होता है, ट्राई कर सकते हो। ओके, हाँ मैंने बोला था ना ये सही है। नंबर 2, which of the following polar solvent has the highest dielectric constant? वाटर, सॉरी फर्स्ट, H2O जो है फर्स्ट, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, तो ये हाईएस्ट है। Which of the following cation possess neither noble gas nor pseudo noble gas configuration? Bi+3, Pb+2, Sn+2 and Ti, ये तो सब में आ जाता है, किसी में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, किसी का नोबल गैस भी नहीं है और स्यूडो नोबल गैस भी नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4, नाइदर नोबल गैस नॉर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, फिर भी यहाँ पे यार एक गलती है इनका क्वेश्चन देने में, यानी मेरा भी ध्यान नहीं गया। खैर, इसमें हर एक एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर दे देना पड़ेगा, बिस्मथ का, लेड का, टीन का और टाइटेनियम का आपको एटॉमिक नंबर देना चाहिए, वरना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाओगे? गड़बड़ हो जाएगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिर भी खैर आपका आंसर तो मिल सकता है, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स, ना प्रोटॉन तो जाता ही नहीं कभी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, शेयरिंग तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक नहीं होता। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं नहीं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स तो। एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेट्स, यस ये करेक्ट है, आयनिक बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो बनता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट इन द फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, द हाइड्रेशन ऑफ ionic compound involves evolving of heat, yes evolution of heat निकलती है उससे। वीकनिंग ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, हाँ NaCl के बीच का जो अट्रैक्शन था वो वीक हो गया, टूट गया, तभी तो वो हाइड्रेशन करेगा। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? यानी वो हाइड्रेशन का सॉल्वेशन का मतलब क्या है? हाइड्रेशन का मतलब पानी जो है वो आयंस को घेर लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रेशन बोला जाता है। डिसोसिएशन ऑफ आयंस, हाँ वो भी होता है, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, कल मुझे कोई पूछ रहा था इस हाइड्रेशन के बारे में, कल्पेश तुम मुझे पूछ रहे थे बेटा,
कल हाइड्रेशन के बारे में कुछ तुम पूछ रहे थे मुझे, हाइड्रेशन का था, क्या था वो? कुछ तो तूने क्वेश्चन पूछा था मुझे यार, हाइड्रेशन के बारे में कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा था तूने। मैंने शायद आंसर दिया था या मुझे याद नहीं है। मैंने रात को लेट पढ़ा था तुम्हारा ये। कल्पेश, हाँ, यस यस, मुझसे पूछा था कि ionic compounds are good conductor in molten state and aqueous state। तो फिर वाटर